हम लोग देख रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया। जो देसी रियासतें थी उनका भारत में कैसे विलय किया गया, तो उनमें से वो रियासतें जो एक प्रकार से ट्रबल मेकर थी, अर्थात जो भारत में विलय करने में कुछ दिक्कतें पैदा की, उनमें से हम कुछ रियासतों का विलय देखते हैं कि कैसे किया गया। एक्सेशन ऑफ हैदराबाद इनटू इंडिया। हैदराबाद भारत की जितनी रियासतें थी उनमें से सबसे रिच, सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन बोथ, उसकी मिलिट्री भी सबसे बड़ी थी। यानी सभी कंटेक्स्ट में हैदराबाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था उसका जो मर्जर है इंडिया में बड़ा जरूरी था। हैदराबाद को अल्टीमेटली 18 सितंबर 1948 को भारत में मिलाया गया और यह प्रक्रिया 13 सितंबर से शुरू हो गई थी और 13 से 18 तक वहां पर पुलिस एक्शन के माध्यम से या सैन्य कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। 13 को सैन्य कार्रवाई शुरू हुई थी और 18 तक खत्म हो गया था और 18 सितंबर को ही वहां के निजाम जो थे, निजाम माने वहां का रूलर जिसको निजाम कहते थे, निजाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली खान, ये वहां के शासक थे। लेकिन इंडिया में एक्सेशन का, इंडिया में विलय का विरोध मीर उस्मान अली तो कर ही रहे थे, साथ में एक कासिम रिजवी नामक पॉलिटिकल वर्कर थे जो निजाम के अंडर में कुछ काम वगैरह करते थे। उन्होंने अपनी एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था रजाकार। रजा माने इच्छा, अपनी मर्जी, और कार माने इच्छा से कार्य करने वाला यानी वॉलंटियर। तो रजाकार एक प्रकार के मिलिटेंट वॉलंटियर्स थे जो मुस्लिम थे, ज्यादातर उसमें पठान और अरबी लोग थे, उनको शामिल किया गया था कासिम रिजवी द्वारा और एक संगठन बनाया गया था रजाकार। एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका उद्देश्य निजाम को मदद करना है, जिसके 2-3 उद्देश्य थे। पहला, निजाम को मदद करना, हैदराबाद में इस्लाम को बढ़ाना और हिंदुओं का दमन करना, ये 3 काम रजाकार के थे। अब चूंकि जो शासक था हैदराबाद का वो मुस्लिम शासक था, लेकिन वहां की जो जनसंख्या है, वहां की मेजॉरिटी ऑफ जनसंख्या, मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है, लगभग 85% पॉपुलेशन यहां की हिंदू थी। इसलिए वहां के जो निजाम है और इनके जो समर्थक थे कासिम रिजवी और रजाकार, ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से हैदराबाद का विलय भारत में ना हो, या तो ये पाकिस्तान में मिल जाए या ये इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन इंडिया चाहती थी कि एट एनी कॉस्ट हैदराबाद भारत में मिले। तो हैदराबाद भारत में नहीं मिलना चाहता था। इसमें मीर उस्मान अली की भी मर्जी शामिल थी, कासिम रिजवी की मर्जी शामिल थी, और एक रजाकार नामक जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था उसकी मर्जी शामिल थी, और एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमान, MIM शॉर्ट में कहा जाता है। बाद में इसमें AI शब्द और लगा दिया गया, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमान, AIMIM, जिसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ओवैसी, असउद्दीन ओवैसी, ये उन्हीं के पूर्वजों की पार्टी है। ये पार्टी 1928 में महमूद नवाज खान, जो कि ओवैसी के ग्रैंडफादर रहे होंगे, उन्होंने स्थापना किया था। और इस MIM का उद्देश्य था टू यूनाइट मुस्लिम्स एंड सपोर्ट निजाम, किसी भी प्रकार से मुसलमानों को हैदराबाद में एकत्रित करना और निजाम का सपोर्ट करना, प्लस कन्वर्जन माने जबरन करके या प्रेम से या किसी भी तरीके से जो वहां पर हिंदूज या गैर मुसलमान है उनको मुसलमान बनाना, और नहीं तो वहां से मार कूट के वहां से भगा देना, ये काम MIM का था। इसके अलावा एक और संगठन थी वहां पर, दीनदार। दीन माने धर्म और दार माने धर्म के रक्षक। तो दीनदार माने धर्म की रक्षा करने वाले लोग जो जिहाद जैसी चीजों को पसंद करते थे। इसमें अरब एंड पठान मुस्लिम को मिलाकर के एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया गया था निजाम की मदद करने के लिए। तो निजाम की मदद करने के लिए कितने लोग थे? एक संगठन थी रजाकार, दूसरी संगठन थी MIM और तीसरे थे दीनदार। ये तीनों निजाम की मदद कर रहे थे
और निजाम यूरोप के देशों से मदद ले रहा था और ये पूरी कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान भी मदद कर रहा था कि हैदराबाद किसी भी प्रकार से भारत में ना मिले। तो सरदार पटेल द्वारा भारत की 565 रियासतों को ये डेडलाइन दिया गया था कि आप 15 अगस्त 1947 तक अगर भारत में मिल जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद दो बातें होंगी। एक, हमें आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। नंबर दो, हमारी जो शर्तें हैं आपके प्रति, अभी तो हम बहुत कुछ झील बहुत कुछ छूट दे रहे हैं, उसके बाद हमारी शर्तें कठोर हो जाएंगी। ये दो बातें ध्यान में रखना। निजाम ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भारत के साथ कर लिया था नवंबर 1947, माने अगस्त के निकल जाने के बाद, 15 अगस्त का जो डेडलाइन था उसको निकल जाने के बाद एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया भारत के साथ। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब यह है कि ये प्रोविजनल है और हमारे साथ वैसा ही आप व्यवहार करेंगे जैसा ब्रिटिश सरकार हमारे साथ करता था, ठीक है, वही सब प्रिविलेजेस हमको मिलने चाहिए। लेकिन केवल स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से काम नहीं बनना था, हमारा पर्पस था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत कर दे हैदराबाद का निजाम। लेकिन वो टालता रहा। इस बीच उसने पूरी तैयारी कर ली कि या तो मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा या पाकिस्तान जाऊंगा, ठीक है। पाकिस्तान ने भी इसको काफी लल्लो चप्पो किया, काफी कुछ मनाया और ये पाकिस्तान जाने को तैयार हो गया। अब चूंकि ये बड़ा अमीर राज्य था, इसने पाकिस्तान की बड़ी मदद भी की, अनाज दिया, पैसे दिए, पाकिस्तान के साथ बड़ी फ्रेंडशिप निभाई, यूरोपीय देशों से हथियार वगैरह खरीदना शुरू कर दिए क्योंकि उसको डर था कि भारत कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेगा, और यही भी हुआ, ठीक है। तो हम लोग टर्म से देखते, तो डेट था 13 से 18 सितंबर तक वहां एक्शन चला। निजाम थे वहां के मीर उस्मान वली। मेथड बाय इंडिया, इंडिया ने कैसे हैदराबाद को भारत में मिलाया? पुलिस एक्शन अंडर ऑपरेशन पोलो। वैसे ये मिलिट्री एक्शन थी, ठीक है, लेकिन मिलिट्री एक्शन कहना थोड़ा ठीक नहीं लगता, हार्श लगता है, थोड़ा कठोर शब्द है, इसलिए डिप्लोमेटिकली इसको पुलिस एक्शन कहा गया, ठीक है, कि पुलिस भेजी गई थी वहां पर। तो पुलिस एक्शन के माध्यम से, जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, ठीक है, हैदराबाद के निजाम पोलो का खेल बड़ा पसंद करते थे, ठीक है, स्ट्रेंथ। अब जब ये पुलिस एक्शन हुआ तो एक तरफ से भारत सरकार की पुलिस या सेना और उधर से निजाम और उसके समर्थकों की सेना, तो इंडिया से 35,000 आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ये सब शामिल थे। हैदराबाद की ओर से उसके पास केवल 22,000 सैनिक थे और वो भी अत्याधुनिक हथियार वगैरह उनके पास नहीं थे। लेकिन 2 लाख रजाकार, ये जो मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन था, ये 2 लाख रजाकारों ने इनकी मदद की, ठीक है। तो 2,22,000 इनकी स्ट्रेंथ हो गई एक तरफ और 35,000 की संख्या भारत वाली जो है वो एक तरफ। लेकिन हैदराबाद के पास परंपरागत हथियार थे, बहुत अत्याधुनिक नहीं थी, एयरक्राफ्ट वगैरह नहीं थे, ये तमाम चीजें, कैजुअलिटीज। अब जब ये दोनों पार्टी के बीच में झड़प हुई तो कुछ दंगे फसाद भी हुए। इस दंगे फसाद में इंडिया के सैनिकों में से 35,000 में से 10 सैनिक मारे गए थे, कुछ घायल वगैरह भी हुए थे। हैदराबाद में 800 से ज्यादा मारे गए थे। ऑफिशियल जो 22,000 जो ऑफिशियल सेना है, ये ऑफिशियल सेना नहीं है, ठीक है, नहीं इनको शहीद का दर्जा मिलना है, इनको कुछ मिलना है, ये तो धर्म के आधार पर भाग ले रहे हैं। तो इन 2200 में से 800 मारे गए और 1600 को कैद में रखा गया, उनको POW बना दिया गया, प्रिजनर ऑफ वॉर, ठीक है, युद्धबंदी। बाद में अलग इनको छोड़ दिया गया। और ये जो रजाकार थे, इनमें से लगभग 1400 मारे गए, 1900 को पकड़ के जेल में डाला गया। तो ये कैजुअलिटीज हुई थी। इसके अलावा ये तो सेना की बात हो गई। जब ये दंगा यहां पर फैला, भारत की सेना वहां एंट्री हुई, तो ये रजाकार के लोगों ने हैदराबाद में जगह जगह हिंदुओं को चुन चुन करके मारने लगे और काफी सिविलियंस के साथ अत्याचार हुआ, रेप हुआ, उनकी संपत्ति लूटी गई, घर में आग लगा दिया गया, तमाम वही सब मेथड जो मुस्लिम लीग ने किया था पाकिस्तान बनाने के लिए। तो ये उनके चचेरे भाई हैं। जब इनको लगता है कि बात कहीं से नहीं बन रही है तो अंतिम विकल्प बचता है हिंसा करो, वायलेंस करो, खून बहाओ। तो यही इन्होंने भी कहा कि अब तो पक्का है कि भारत में मिल जाएंगे, चलो बचने का आखिरी प्रयास तो सब कुछ कर चुके हैं, एक और प्रयास करते हैं, खूब हिंसा करो। तो ये 2 लाख लोग पूरे हैदराबाद में आतंक मचा रहे थे, ठीक है। 1.6 करोड़ जनसंख्या थी हैदराबाद की, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू थे। उनको ये सब यहाँ वहां मारा जा रहा था, उनके साथ में ब्रूटैलिटी की जा रही थी, क्रुएल्टी की जा रही थी, ये तमाम चीजें वहां पर चल रहा था। तो सिविलियंस कितने मारे गए इस पूरे नरसंहार में जो रजाकार द्वारा किया गया? वहां की जो भारतीय सेना नहीं थी उसके द्वारा नहीं, रजाकार ने जो किया, उसके कारण जो सिविलियन डेथ हुआ
ड्यू टू कम्युनल वायलेंस बाय रजा खान। ठीक है, तो ये जब हैदराबाद को मिला लिया गया था तो जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई थी, उसका नाम रखा गया था सुंदरलाल कमेटी, पंडित सुंदरलाल कमेटी। इस कमेटी को काम दिया गया था कि आप बताइए हैदराबाद में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट हालांकि बहुत ज्यादा पब्लिश नहीं हुई है, कुछ रिपोर्ट बात सामने आई है जिसमें एक एस्टिमेट बताया गया कि 30 से 40 हजार लोग जो सिविलियन थे, सैनिकों की बात नहीं, सैनिक की हमने ऊपर बात कर दी है, इतने लोग मारे गए थे। लेकिन ऑब्जर्वर्स जो देखने वाले लोग हैं उनके कुछ ओरल हिस्ट्री के माध्यम से, ओरली हमने उनसे बात करके तो पता चला कि 2 लाख से ऊपर लोग वहां पर इस पूरे कम्युनल वायलेंस में मारे गए थे। बहुतों ने अपना घर द्वार छोड़ करके डिस्प्लेस कर गए थे हैदराबाद से, आजू बाजू त्रावणकोर और इधर और भी जो आसपास के प्रिंसली स्टेट से उस तरफ कूच कर गए थे। ठीक है, तो ये स्थिति बैकग्राउंड। अब हैदराबाद को भारत में मिलाने का बैकग्राउंड क्या है? लास्ट डेट हैज गॉन, 15 अगस्त 1947 लास्ट डेट दिया गया था हैदराबाद या किसी भी प्रिंसली स्टेट को भारत में मिलने का। हैदराबाद की केस में वो तारीख जा चुकी थी। इसके अलावा तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था हैदराबाद में, मैंने आपको इसके पहले बता दिया। तेलंगाना मूवमेंट प्राइमरली जो फ्यूडल लॉर्ड थे, जमींदार टाइप के लोग थे, जिनको नवाब का, निजाम का समर्थन हासिल था, उनके खिलाफ यह आंदोलन चला था। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था और बाद में यह आंदोलन निजाम के अगेंस्ट हो गया था। ठीक है, तो यह मूवमेंट चल रहा था। हैदराबाद वाज मोस्ट रिच, पॉपुलस एंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट। सभी दृष्टि से हैदराबाद सबसे संपन्न, सेना में, संसाधनों में, पॉपुलेशन में, एरिया में, सब में बड़ा था। निजाम चूज टू बी इंडिपेंडेंट। निजाम ने पहले तो डिक्लेयर की भाई हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमें इंडिया में मिलना ना पाकिस्तान में, लेकिन उसका जो झुकाव था वो इंडिया की तरफ तो बिल्कुल नहीं था, पाकिस्तान की तरफ था। अगर दूसरा विकल्प, अगर आजाद नहीं रह पाएंगे तो पाकिस्तान चले जाएंगे। जो रूलर थे यहाँ के वो मुसलमान थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, वहां की जो जनता थी 85% जनता हिंदू थी। इर्रेगुलर आर्मी, नवाब को सपोर्ट करने के लिए रजाकार नामक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो इर्रेगुलर और अनऑफिशियल आर्मी थी। 2 लाख से ज्यादा इसकी संख्या थी, जिसको हेड करते थे कासिम रिजवी। नवंबर 1947 में नवाब ने इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, जिसका मतलब था कि हम आने वाले दिनों में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब सितंबर 1948 का शुरू हुआ तो इधर निजाम को यह मालूम था कि भारत कुछ ना कुछ करेगा, तो अपनी चालबाजी शुरू कर दी। यूरोप के कई देशों से हथियार खरीदना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने लगी, पाकिस्तान को पैसा देने लगा ताकि पाकिस्तान भी हथियार खरीदे, हमारी मदद करे। ठीक है, ये तमाम गतिविधियां चल रही थी। इन गतिविधियों को रोकने के लिए, अब चूंकि हैदराबाद उस समय एक लैंडलॉक्ड स्टेट था, कोस्टल स्टेट नहीं था। मैंने चित्र भेजा है आपको व्हाट्सएप पे, आप देख लीजिएगा हैदराबाद। ठीक है, तो वो एक लैंडलॉक्ड था, उसमें कहीं कोस्टल एरिया नहीं था, तो उसको इंडिया के कई आजू बाजू के क्षेत्रों से माल मंगवाना पड़ता था, इंडिया के पोर्ट्स इत्यादि का उपयोग करना पड़ता था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उन सारी चीजों पर बंदिश लगा दी, यानी इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया। ना बाहर से कोई माल हैदराबाद आ सकता, ना हैदराबाद से कोई माल बाहर जा सकता। तो इकोनॉमिक ब्लॉकेट, आर्थिक नाकाबंदी कर दी भारत सरकार ने, जिससे धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ने लगी और अल्टीमेटली जब नवाब की गतिविधियां नहीं रुकी, उसकी गुप्त वार्ता पाकिस्तान इत्यादि चलती रही। इसके अलावा ये लॉर्ड माउंटबेटन के पास भी पहुंच गया कि भैया हमें एक काम करो, ना हम भारत में मिलेंगे, ना पाकिस्तान में, ना हम आजाद रहेंगे, हम अंग्रेज के ही गुलाम रहेंगे, हमें अपने गुलाम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम कॉमनवेल्थ का मेंबर बन जाएंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बात को नकार दिया। इनके बाद इसमें भी इनका मन नहीं भरा, तो ये चलेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां जाकर के फरियाद करने लगे। तो ये तमाम जितना कुछ इनसे बन सका ये करने की कोशिश किए। अल्टीमेटली जब भारत सरकार परेशान हो गई इनकी गतिविधियों से, तो पुलिस एक्शन, पुलिस कार्रवाई जो है वो 13 सितंबर से शुरू हुआ, 18 सितंबर तक चला। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है अर्लियर निजाम अप्रोच्ड ब्रिटिश फॉर इंडिपेंडेंट स्टेटस, वायसराय ऑफ इंडिया रिजेक्टेड, निजाम नेगोशिएटेड विद पोर्चुगीज फॉर गोवा इनटू लीज और बाय। अब चूंकि ये कोस्टल एरिया नहीं था हैदराबाद, तो इसको बंदरगाह के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए थी, और उस समय गोवा पुर्तगालियों के अधीन थी। तो पुर्तगालियों से इन्होंने नेगोशिएशन किया, भैया या तो गोवा हमको दे दो, हम खरीद ले रहे हैं, या लीज पे दे दो, जैसा भी हो। ठीक है, तो ये तमाम कोशिश वो कर चुके थे। अल्टीमेटली हैदराबाद वायलेटेड ऑल द क्लॉजेस ऑफ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नवंबर में किया गया था, उसके कुछ प्रावधान थे, उसका इसने पालन नहीं किया। इसलिए भारत सरकार को इकोनॉमिक ब्लॉकेड और आखिरी में पुलिस एक्शन करके हैदराबाद को भारत में मिलाना पड़ा। ठीक है, तो निजाम डिक्लेयर्ड
सीज फायर ऑन 17 सितंबर। और जब पुलिस कार्रवाई भारत में हुई, भारत द्वारा की गई हैदराबाद में, तो 17 सितंबर को 5 बजे शाम को हैदराबाद के निजाम ने डिक्लेयर किया कि अब हम सीज फायर करते हैं, हमें युद्ध नहीं करना और हैदराबाद भारत में मिलेगा। ठीक है, उस समय हैदराबाद में भारत सरकार का एक व्यक्ति कार्य करता था, उसको बोला जाता था इंडिया का एजेंट जनरल, और ये एजेंट जनरल थे के.एम. मुंशी। उन्हीं को इन्होंने कहा कि अब हम युद्ध विराम करते हैं, अब चलिए हम लोग समझौता करते हैं। ठीक है, इसी समय एक स्टेटमेंट दिया था 18 सितंबर को, जब हार गए थे, निराश हो गए थे, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था निजाम से, के मुंशी से कहा था द बल्चर्स हैव रिजाइन्ड। बल्चर्स माने गिद्ध। ठीक है, तो गिद्धों ने त्याग पत्र दे दिया है। आई डू नॉट नो व्हाट टू डू, अब मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इनको गिद्ध कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। गिद्ध का मतलब क्या होता है, जहां स्वार्थ होता है वहां मंडराते हैं, इस प्रकार का कुछ रीजन रहा होगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जब हम सारा मामला सेटल हो गया तो कहा गिद्धों ने त्याग पत्र दे दिया है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। के मुंशी ने कहा कुछ नहीं करना चाहिए, भारत में विलय कर लेना चाहिए, और भारत में फिर इसका विलय हो जाता है। निजाम साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 18 तारीख को। निजाम वाज मेड गवर्नर ऑफ हैदराबाद। निजाम की इज्जत आबरू रखने के लिए उनको हैदराबाद का गवर्नर जो है वो काफी समय तक बना करके रखा गया। तो ये था पूरा हैदराबाद की कहानी। अब जूनागढ़ का जो है, जूनागढ़ गुजरात में उस समय रहा करता था। तो उस समय गुजरात में दो बड़े महत्वपूर्ण राज थे, गुजरात और कई छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट से मिलकर बना सौराष्ट्र। फिर गुजरात और सौराष्ट्र दोनों मिल गए तो बन गया आज का मॉडर्न गुजरात। तो जूनागढ़, इसको भारत में मिलाया गया 24 फरवरी 1948। यहाँ के नवाब थे, मुस्लिम शासक थे मोहम्मद महावत खान थर्ड, और यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसमें 80% जनता जो है, सब्जेक्ट माने जनता, प्रजा, 80% जनता जो है वो क्या थी, हिंदू थी। और किस मेथड से इसको भारत में मिलाया गया, प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट के माध्यम से यानी जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ एक्सीडेड टू पाकिस्तान ऑन 15 अगस्त 1947। जूनागढ़ पहले पाकिस्तान में मिल चुका था 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 16 सितंबर 1947 को। पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। लेकिन इंडिया ने इसकी प्रतिक्रिया की। इंडिया रिएक्टेड दैट इट इज अगेंस्ट पाकिस्तान आइडियोलॉजी। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या थी, पाकिस्तान बना कैसे था? पाकिस्तान कहता है हिंदुओं का अलग राष्ट्र होगा, मुसलमानों का अलग राष्ट्र होगा। तो जब मुसलमानों का अलग राष्ट्र है तो एक ऐसा इलाका जिसमें मेजॉरिटी 80% हिंदू है, उसको पाकिस्तान में कैसे मिलाया जाएगा? और मिलाया जाएगा तो तुमने जो छोरी गढ़ी थी, जिसके आधार पर तुमने पाकिस्तान ले लिया, अब पाकिस्तान लेने के बाद तुम कहते हो हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कोई भी राज्य मिल जाए, तो ये तो गलत बात है ना। पहले आपका स्टैंड ये था कि जितने मुस्लिम बहुल इलाके जहां मुस्लिम की मेजॉरिटी है उनको मिला के पाकिस्तान बनना चाहिए, हमें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब प्रिंसली स्टेट को ये चॉइस दिया गया कि या तो पाकिस्तान में मिलो या इंडिया में, तो फिर पाकिस्तान ने अपना जो स्टैंड है वो बदल दिया और उसने बोला कि कोई भी प्रिंसली स्टेट चलेगा वो पाकिस्तान में मिल जाए। इसलिए कांग्रेस ने कहा कि पहले आप खुद क्लियर हो जाओ कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। अगर आपकी आइडियोलॉजी पुरानी वाली है तो ये जो आप कर रहे हो ये आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करता, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में, सॉरी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये कहा गया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या तो वो पाकिस्तान में मिलेंगे या भारत में मिलेंगे, और इसके लिए दो आधार बनाए गए थे। पहला आधार है कि ज्योग्राफिकली कौन सा प्रिंसली स्टेट इंडिया या पाकिस्तान के कितने नजदीक है, जो जितना नजदीक होगा वो उसी में मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वहां की जनता की मर्जी, वहां की जनता क्या चाहती है। ठीक है, तो जूनागढ़ का फैसला जनता की मर्जी के आधार पर ही किया गया था। तो इंडिया ने इसका ऑब्जेक्ट किया। इंडिया ऑफर्ड पाकिस्तान टू रिवर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंडिया ने पाकिस्तान से कहा कि जो तुमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन स्वीकार कर लिया जूनागढ़, उसको वापस करो और वहां पर हम एक प्लेबिसाइट जनमत संग्रह करवाएंगे। पीपल ऑफ जूनागढ़ वांटेड टू मर्ज विद इंडिया। वहां की जो जनता थी वो पाकिस्तान को छोड़कर के भारत में मिलना चाहती थी। इसके अलावा जूनागढ़ में दो और छोटी छोटी रियासतें थी जो जूनागढ़ की सबऑर्डिनेट थी, डोमिनियन थी। ठीक है, यहां एक नोट में मैंने लिखा है मांगरोल, MANGROL, मांगरोल एंड बबारियाबाद वर टू डोमिनियंस ऑफ जूनागढ़। ये दो डोमिनियन थे जूनागढ़ के अंदर। इन्होंने भी भारत में मिलने का फेवर किया था।
तो दो प्रिंसली स्टेट जो ऑलरेडी इसके अंदर है वो इंडिया में मिलने का फेवर कर रहे हैं, जनता फेवर कर रही है, लेकिन वहां के जो मुस्लिम शासक थे वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार ने चाल भी चली, अब क्या पता ये सही है नहीं, कुछ जगह पर डाउट किया जाता है कि भारत सरकार ने महात्मा गांधी के जो भतीजे थे सामल दास गांधी, उनसे कहा कि वहां पर तुम एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाओ, वहां के महाराजा से अलग जनता को इकट्ठा करो और जनता से कहो कि हमें महाराजा के साथ नहीं रहना है और अलग से अपनी एक सरकार स्थापित करो। ठीक है, तो ऐसा एक अलग से सरकार स्थापित किया गया। फिर यह दिखावा किया गया कि ये सरकार जो है न इंडिया में मिलना चाहती न पाकिस्तान में मिलना चाहती, और साथ में ये जो वहां के जो रूलर है उसके अंदर भी नहीं रहना चाहिए, फ्री रहना चाहती। तो फिर भारत सरकार को मौका मिला, वहां पर कुछ सेना वगैरह भेजा गया और सेना इत्यादि भेज करके ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट चल रहा था उसको थोड़ा सा रोका गया, और फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट के माध्यम से ही वहां पर प्लेबिसाइट कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया दिसंबर 1947 में। और जब जनमत संग्रह हुआ तो 99.95% जो लोग थे, यानी केवल 0.05 लोगों ने कहा था हम पाकिस्तान जाएंगे या जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला लीजिए, बाकी सबने इंडिया के फेवर में किया था। और जब इंडिया के फेवर में हो गया तो यहां पर सारे नियम कानून का पालन करते हुए जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। मंगोल एंड बाबरियाबाद वर टू डोमिनियंस ऑफ जूनागढ़ फेवर्ड एक्सेशन टू इंडिया। दूसरी बात, दीवान ऑफ जूनागढ़, उस समय हर राजा महाराजा का एक प्रधानमंत्री होता था जिसको दीवान कहते हैं। ठीक है, उस समय राजा महाराजा की हैसियत आज के राष्ट्रपति की तरह होती थी और प्रधानमंत्री ही असली एग्जीक्यूटिव, असली कार्यवाहक प्रधानमंत्री होता था, उसको दीवान कहते हैं। तो जूनागढ़ के दीवान थे सर शाहनवाज भुट्टो। ये शाहनवाज भुट्टो बड़े एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, फादर ऑफ 9th PM ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 9वें जो प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उस जिनकी बेटी थी कौन सी भुट्टो है, अरे याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, जिनका बेटा है वर्तमान में बिलावल भुट्टो। ठीक है, तो वो भी, इनकी बेटी भी प्रधानमंत्री रहती है। तो ये शाहनवाज भुट्टो वहां के दीवान थे। शाहनवाज भुट्टो ने चिट्ठी लिखी भारत सरकार को कि आइए जूनागढ़ का विलय कर लीजिए, अब हम तैयार हैं। ठीक है, और इसी दौरान ये यहाँ का जो मोहम्मद महावत खान था, ये तो भारत के डर से भाग गया था पाकिस्तान, ये पाकिस्तान भाग गया था और अपना सारा जो शासन प्रशासन है वो दे गया था सर शाहनवाज भुट्टो को। शाहनवाज भुट्टो को भी लगा कि अब संभव नहीं है कुछ और करना, उन्होंने भारत सरकार की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दस्तखत किया और कुछ दिन बाद ये भी पाकिस्तान चले गए। ठीक है, जूनागढ़ वाज मर्ज्ड विद सौराष्ट्र स्टेट। अब जब जूनागढ़ भारत में मिल गया तो जूनागढ़ को एक अलग से राज्य नहीं बनाया गया, ऑलरेडी वहां पर एक राज्य था सौराष्ट्र, जो कि कई छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट से मिलकर बना था, उसी में जूनागढ़ को भी मिला दिया गया। ठीक है, तो जूनागढ़ का जो अलग से अस्तित्व था वो खत्म हो गया और जूनागढ़ बिकेम पार्ट ऑफ सौराष्ट्र स्टेट 1948 टू 1956। फिर सौराष्ट्र को बंबई में मिला दिया जाता है 56 से 60 तक, और 60 में फिर बंबई को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये पूरी कहानी होगी। मर्जर ऑफ भोपाल, भोपाल को कैसे मर्ज किया गया? भोपाल को इंडिया में मिलाया गया 1 मई 1949। ये सब वे स्टेट हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 का डेट पार कर दिया था, और ये या तो आजाद रहना चाहते थे या पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ये इन्होंने समस्या पैदा किया। 1 मई 1949 भोपाल में लंबे समय तक बेगमों का शासन रहा है, 4 लगातार बेगम यहां पर शासन की हैं, और फिर उनके बाद फिर उनका एक बेटा हुआ, चौथी जो बेगम थी हमदुल्ला खान। 1926 से हमदुल्ला खान वहां पर शासन कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो हमदुल्ला खान थे ये उस समय वहां पर नवाब थे। यहाँ की डेमोग्राफी पूरे भोपाल में रूलर तो मुस्लिम है लेकिन मेजोरिटी हिंदू है वहां। ठीक है, नवाब वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, नवाब इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। ठीक है, लेकिन जनता ने इस बात का विरोध किया। जनता क्योंकि जनता हिंदू थी, ठीक है, और वो चाहती थी कि अगर हम इंडिपेंडेंट रहे तो ज्यादा समय नहीं जब हम पाकिस्तान के साथ हमें जाना पड़ेगा। तो उन्होंने वहां पर जो जनता है वहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया नवाब के खिलाफ, और उन्हीं प्रदर्शनकारियों में एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे शंकर दयाल शर्मा, जो आगे चलकर के भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, नवाब एंड हिज एल्डेस्ट डॉटर, नवाब और उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी वो दोनों तो डर के मारे भाग गए पाकिस्तान, लेकिन उनकी जो छोटी बेटी थी उनको भारत सरकार ने कहा कि आप घबराओ मत, अगर आपके पिता नवाब स्वीकार नहीं करते तो आपके पिता के बाद उसका जो भी बेटा होगा, तो बेटा था नहीं, तो बड़ी बेटी उसको नवाब का पद मिल जाएगा।
लेकिन जब बड़ी बेटी ने भी कहा कि नहीं हम तो पाकिस्तान, छोटी बेटी को कहा कि नवाब की जगह पर आप बैठिए और भोपाल का शासन प्रशासन आप कीजिए, 3 चीज हम संभालेंगे, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, बाकी आप अपना शासन प्रशासन करते रहिए। ठीक है, तो वो बेगम जिनका नाम था, यंगर सिस्टर जो थी बेगम साजिदा, वो रह गई और वो फिर भारत में रह गई। ठीक है, तो इस तरीके से भोपाल को मिला लिया गया। मर्जर ऑफ जोधपुर, जोधपुर ने भी बड़ा नौटंकी किया था। 11 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त से पहले ही इन्होंने विलय कर लिया था, लेकिन इन्होंने बड़ी दिक्कत पैदा की थी। यहाँ के रूलर थे 22, 23, 24 साल के आसपास, मतलब अंडर 25 साल के एक युवा व्यक्ति थे हनुमंत सिंह, अनुभवी नहीं थे, राजकाज शासन प्रशासन करने का कोई इनको अनुभव नहीं था। ठीक है, इनको जिन्ना ने बड़ा परसुएट किया, जिन्ना ने बड़ा मनाया बताया, और जिन्ना ने एक प्रकार से इनको अनेक ऐसे ऑफर दिए जिसके कारण इनका झुकाव पाकिस्तान में मिलने को हो गया। और जोधपुर ऑलरेडी राजस्थान वाला जो इलाका, उस समय जोधपुर उसके पहले मारवाड़ स्टेट कहलाता था। ठीक है, तो इसकी जो डेमोग्राफी थी, ये हिंदू रूलर था और हिंदू सब्जेक्ट थी, प्रजा भी 90% से ज्यादा हिंदू थी और जो रूलर है वो भी हिंदू था, तो इसका इंडिया में मिलना ज्यादा सुटेबल होता था। पाकिस्तान ने कई महत्वपूर्ण ऑफर दिए जोधपुर को, जिनमें 2 महत्वपूर्ण है। साइंड ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, उन्होंने एक ब्लैंक पेपर में अपना दस्तखत करके इनको दे दिया और बोला इसमें जितनी डिमांड आप लिख सकते हो, जो भी आपकी डिमांड है सब लिख दो, हम सब मान लेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चूंकि आप एक लैंडलॉक्ड इलाके से बिलोंग करते हैं, अतः आपको इंटरनेशनल ट्रेड इत्यादि के लिए हम कराची पोर्ट फ्री में देंगे, आपका माल आएगा जाएगा कराची से। ठीक है, ये तमाम ऑफर पाकिस्तान ने दिया। अब इंडिया ने क्या ऑफर दिया? इंडिया ने कहा देखो भाई, आप विदेश के साथ खुले रूप से कोई भी व्यापार कर सकते हो, हथियार बुलवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके जोधपुर में रेलवे इत्यादि नहीं है, हम जोधपुर को जो है काठियावाड़ गुजरात के साथ रेलवे लाइन से जोड़ देंगे, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन ठीक हो जाएगा। इंडिया वुड सप्लाई ग्रेन ड्यूरिंग नीड। अब चूंकि एक सेमी डिजर्ट टाइप का इलाका है, तो वहां पर खेती वगैरह बहुत अच्छी नहीं होती, तो अगर जब कभी वहां पर कोई फूड स्कैरसिटी, फैमाइन, अकाल इत्यादि स्थिति होगी, तो भारत आपको खाद्य आपूर्ति करेगा और पोर्ट फैसिलिटी भी हम आपको व्यापार के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो भारत ने ज्यादा बेहतर ऑफर दिया पाकिस्तान की तुलना में। ठीक है, और फिर सरदार पटेल लोगों की डिप्लोमेसी भी थी, तो इन सब के चलते जोधपुर ने अल्टीमेटली भारत में विलय कर दिया। ठीक है, मर्जर ऑफ त्रावणकोर। त्रावणकोर साउथ इंडिया स्टेट में एक कोस्टल इलाका था, जो प्राचीन काल में मार्तंड वर्मा द्वारा इसका शासन किया जाता था। पद्मनाभ इसका कैपिटल हुआ करता था, बाद में थिरुवनंतपुरम इसका कैपिटल हुआ, ये तमाम चीजें। ठीक है, तो त्रावणकोर जो है एक तो कोस्टल इलाका है, यानी उसका इंटरनेशनल ट्रेड इत्यादि में बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, उसके तटीय क्षेत्रों में एक रेत पाई जाती है और उस रेत में एक मिनरल मिलता है जिसका नाम है मोनाजाइट, और मोनाजाइट में थोरियम और यूरेनियम जैसे न्यूक्लियर फ्यूल मिलते हैं। तो अंग्रेज चाहते थे कि त्रावणकोर इंडिपेंडेंट रहे ताकि हम इसको यूटिलाइज कर सकें, इसके रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकें। लेकिन वहां के नवाब ये चाहते थे, सॉरी वहां के जो राजा है वो भी ये चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहे, और उसमें अंग्रेज पूरी मदद कर रहे थे इनकी। ठीक है, अल्टीमेटली भारत सरकार ने त्रावणकोर को भी इंडिया में मिला लिया। यहां पर आपको ध्यान रखना, 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर को भी भारत में मिला लिया गया। रूलर थे यहां पर चिथिरा थिरुनल वर्मा, और यहाँ के दीवान बड़े महत्वपूर्ण सर सीपी रामास्वामी अय्यर, इन्होंने ही पूरी कंट्रोवर्सी तैयार किया था। अल्टीमेटली फिर त्रावणकोर को भारत में मिला लिया गया। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था त्रावणकोर और रिच इन मिनरल मोनाजाइट। मर्जर ऑफ कश्मीर। कश्मीर की पूरी कहानी समझने के लिए बिल्कुल उसके इतिहास से लेकर के 370 आर्टिकल हटाने तक एक 2.5 घंटे का वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल में इंडियन पॉलिटी सेक्शन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आप वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरा एक वीडियो बना हुआ है। यहां मैं कुछ छोटी मोटी बातें बता देता हूं। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर मिल गया भारत में। यहाँ के रूलर थे महाराजा हरि सिंह, और यहाँ जो राजा हरि सिंह के जो प्रधानमंत्री थे, तो मैं एक से ज्यादा प्रधानमंत्रियों के नाम यहाँ लिख रहा हूं जो अलग अलग समय में थे, एक समय में नहीं। ठीक है, तो इनमें एक बड़े महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजा हरि सिंह के, वो थे सर एन गोपाला स्वामी आयंगर। इनका नाम यहाँ इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि बाद में 1948 में जब संविधान सभा बनेगी और जब 370 आर्टिकल की बात होगी, तो 370 आर्टिकल बनाने का पूरा काम
क्योंकि अम्बेडकर 370 के विरोध में थे। ठीक है, तो 370 को बनाने का काम इन्हीं गोपालास्वामी अयंगर द्वारा किया गया, जो इसके पहले महाराजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, दूसरे हैं सर बी एन राव। सर बी एन राव कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कौन थे? बी एन राव। ये भी उनके प्रधानमंत्री रह चुके थे। मेहर चंद महाजन, जब कश्मीर भारत में दस्तखत किया, एक्सेशन किया, उस समय मेहर चंद महाजन थे, और उनके ठीक बाद शेख अब्दुल्ला। ठीक है, मार्च 1948 से अगस्त 1953 तक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना। पहले तो कश्मीर ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया 12 अगस्त 1947 को, और इसने बड़ी चालाकी की। ये पाकिस्तान के साथ भी कर लिया और भारत के साथ भी कर लिया। वास्तव में यहाँ के जो महाराजा थे ना, वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे ना भारत में, क्योंकि यहां पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। इसलिए अगर ये भारत में मिल जाती तो यहां की जनता विरोध करती, जो कि मेजॉरिटी मुस्लिम है, और अगर पाकिस्तान में मिल जाती तो ये खुद हिंदू राजा थे, तो इनको किसी में नहीं मिलना था, ये आजाद रहना चाहते थे। और उसको टालने के लिए इन्होंने पहले पाकिस्तान भारत दोनों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया। बाद में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीने का टाइम दिया जाता था उस राज्य को इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पर दस्तखत करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के सब्र का बांध टूट गया, और 12 अगस्त के बाद 23 सितंबर आते आते तक जिन्ना ने कबायली हमला करवा दिया कश्मीर पे। वही उनका पुराना फंडा, हिंसा करवाओ, कोई बात नहीं बनती, हिंसा से बनेगी। ठीक है, 30-35 हजार पश्तून और पठान कबायली लोगों को, कबायली माने ट्राइबल आदिवासी लोगों को, जो बेचारे बेरोजगार होते थे, भूखे इत्यादि टाइप के लोग होते थे, उनको पैसा दिया, हथियार दिया, और उनको भेज दिया, बोले जाओ जम्मू कश्मीर में खून बहाओ सबका। ठीक है, जो मिल जाए, हिंदू मिल जाए उनको मारो, मुसलमान मिल जाए सबको मारो। राजा हरि सिंह परेशान हो जाए और हाथ जोड़ के बोले पाकिस्तान ले लो तुम कश्मीर। ये सब रणनीति इन लोगों की चलती थी। ठीक है, लेकिन जब वहां पर कबायली हमला हुआ 22 अक्टूबर को, जो कि शुरू हो गया था, तो ये कबायली हमला होने के बाद कश्मीर के राजा डर गए और उन्होंने भारत से मदद मांगी। माउंटबेटन ने कहा मदद तब तक नहीं करेंगे जब तक आप इस इंडिया का पार्ट नहीं बन जाए, क्योंकि हम मदद किस आधार पर करें। ठीक है, अल्टीमेटली वीपी मेनन के लगातार कोशिश करते रहने से 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने दस्तखत कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर, और 26 अक्टूबर को कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया महाराजा की मर्जी से। ठीक है, और फिर भारत की सेना भेजी गई, भारत की सेना ने कबायलियों को खदेड़ दिया और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन अभी कश्मीर में भारत की भी सेना है, पाकिस्तान की भी सेना है। ठीक है, बाद में जिन्ना ने इसको पाकिस्तान का युद्ध बता दिया और पाकिस्तान की सेना भी युद्ध में शामिल हो गई। ठीक है, ये तमाम चीजें चलती रही। बाद में ये मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया हिंदू मुसलमान इशू को लेकर के, तो माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चले गए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, एक ऐसी जगह थी जहां पर 2 या 2 से अधिक देशों के अंतरराष्ट्रीय डिस्प्यूट को वहां से सेटल किया जाता था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू वहां चले गए, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। जनवरी 1948 में जवाहरलाल नेहरू वहां पहुंच गए, और इस मामले को निपटाने के लिए कि कश्मीर वास्तव में किसका है, इस बात को निपटाने के लिए, और जो युद्ध चल रहा था भारत पाकिस्तान में, उसको रोकने के लिए यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्पेशल बॉडी बनाई, यूएनसीआईपी, यूनाइटेड नेशन काउंसिल फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान कमीशन, सॉरी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। और इस बॉडी का काम क्या था? इस बॉडी का काम था पहला युद्ध रोकना, और दूसरा ये निर्णय लेना कि कश्मीर किसका होगा और कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन 47 कभी परीक्षा में आ जाए कि जम्मू कश्मीर के मामले में रेजोल्यूशन 47 का संबंध क्या है, तो इस रेजोल्यूशन के माध्यम से यूएनओ ने इंडिया पाकिस्तान के बीच के विवाद को खत्म करने के लिए बॉडी बनाई थी, यूएनसीआईपी। ठीक है, इन्होंने अपना डिसीजन दिया कि एक तो युद्ध विराम हो जाना चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो सेना जहां तक घुस गई है वहां से एक लाइन खींच दिया जाएगा और उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाएगा। और पाकिस्तान काफी हद तक जम्मू कश्मीर में घुस चुकी थी, ये बड़ी गलतियां थी, और जब हम यूएन में गए तो उसने मामला जम्मू कश्मीर का और पेचीदा कर दिया। इसके अलावा जब शांति स्थापित हो जाएगी तो वहां प्लेबिसाइट जनमत संग्रह कराया जाएगा। ठीक है, ये बात कही गई, जो कि आज तक नहीं हो पाया जनमत संग्रह। उसकी कई शर्तें थी,
शर्तें ये थी कि जनमत संग्रह तब होगा जब पहले पाकिस्तान की सेना हटेगी, उसके बाद भारत की सेना हटेगी और उसके बाद प्लेबिसाइट जनमत संग्रह होगा। सेना की उपस्थिति में नहीं होगा। पाकिस्तान की सेना आज तक नहीं हटी है, और जब पाकिस्तान की नहीं हटी तो भारत की नहीं हटी, क्योंकि शर्त यह था कि पहले पाकिस्तान की हटेगी उसके बाद भारत की। अब पाकिस्तान से बोला भाई काहे नहीं हटा रहे हो तुम? बोले हमें भारत पर भरोसा नहीं, हम हटा लेंगे। बाद में पता चला कि भारत ने हटाया ही नहीं और उसने सैनिक कार्रवाई कर दिया। पता चला हमारा पीओके के साथ में कराची दिल्ली गए हुआ। ठीक है, तो अपने अपने एक्सक्यूज है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन होता है 1951 में, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान बनाएगा और 1954 में उसकी संविधान बनकर के तैयार होती है और वहां की संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने की बात को स्वीकार किया और आर्टिकल 370 को भी अपनी मर्जी दी। और तब से लेके 354 से लेके 1954 से लेकर के और 2020 तक 5 अगस्त 2020 तक आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में था। फिर उसको 5 अगस्त 2020 को हटा दिया गया आर्टिकल 370 और अब जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। और इसकी पूरी स्टोरी मैंने उस वीडियो में लिखा है, समझाया है। आप उसको समझ करके ये पूरा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंस स्टेट का मामला इस प्रकार से आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।